अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक आसान और एक डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत आसान तरीके के साथ हंटर बीफ की रेसिपी। हंटर बीफ की रेसिपी के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसको किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर एक दफ़ा ये हंटर बीफ बना के अपने पास स्टोर कर लें तो आप इसको सैंडविचेस में, आप हंटर बीफ के बर्गर्स बना सकते हैं। आप इसको सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे चाहें आप उसी तरीके से ये डिलीशियस सा हंटर बीफ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है और मैंने बीफ के तकरीबन 2.5 से 3 किलो के बड़े चंक्स लिए हैं। हंटर बीफ बनाने के लिए आपने गोश्त का एक ही पीस लेना है जिसमें कोई जोड़ ना हो। अब मैं इन गोश्त के पीसेस में कट्स लगा देने हैं, और कट्स मैं इसलिए लगा रही हूँ कि हमने इसको मैरिनेट करना है और इससे हमारी मैरिनेशन गोश्त के अंदर तक जाएगी, जिससे हमारा गोश्त अंदर से भी एक टेस्टफुल गोश्त होगा। हंटर बीफ बनाने के लिए आपको इस प्रोसेस को ज़रूर करना है। अगर आपने इसमें कट्स ना लगाए तो आपका गोश्त अंदर से एक नमकीन गोश्त नहीं होगा। मैंने इन दोनों पीसेस में से एक्स्ट्रा के जो पीसेस इसके साथ थे वो बिल्कुल हटा दिए हैं। मैं इसमें टेंडरलाइन का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि बत्ती के गोश्त का। टेंडरलाइन मीट में सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि ये गोश्त बहुत आसानी से गल जाता है और टेस्ट में इंतहाई मज़ेदार होता है। अगर आप टेंडरलाइन बीफ इस्तेमाल ना करना चाहें तो भी आप एक बेहतरीन सा हंटर बीफ बना सकते हैं। गोश्त आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं, लेकिन चंक्स बड़े होने चाहिए। मैंने दोनों पीसेस को अच्छे तरीके से कट्स लगा दिए हैं और अब हम बढ़ते हैं इसकी मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन में मैंने 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया है। आप अगर चाहें तो आप इसमें लहसुन पाउडर या अदरक पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हमने इसमें स्पाइसेस शामिल कर देने हैं। मैंने 1.5 टीस्पून इसमें शामिल की है ब्लैक पेपर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। आप अगर ब्लैक पेपर की जगह पर रेड पेपर का इस्तेमाल भी करना चाहें तो वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। ब्लैक पेपर के बाद अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है काला नमक। काला नमक ही हंटर बीफ में इस्तेमाल होता है। मैंने इसमें 1 टीस्पून काला नमक शामिल किया है और रेगुलर नमक भी मैंने इसमें 1 टीस्पून यूज़ किया है। स्पाइसेस में सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर हमने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल किया है। यही इसकी मैरिनेशन है। इसके अलावा इसमें सिर्फ विनेगर और सोया सॉस हम शामिल करेंगे। अब हमने जो ब्लैक पेपर और नमक और अदरक और लहसुन शामिल किया था इस गोश्त के ऊपर, आपने अच्छे तरीके से इसको मसल देना है। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आपने हंटर बीफ का अगर टेस्ट लेना है असल में, तो आपने सिर्फ इसमें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल ही करना है। इसी से आपको वो टेस्ट मिलेगा। मैरिनेशन मैंने अच्छे तरीके से कर ली है इसकी, और अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस गोश्त के पीसेस को अच्छे तरीके से बांध लेना है। जी हाँ, हंटर बीफ के इन बड़े चंक्स को हमने बांधना इसलिए है कि जब हम इस गोश्त को गलाएंगे तो तब ये हमारा गोश्त टूटेगा बिल्कुल नहीं। ये बड़े चंक्स हैं और बड़े चंक्स बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इसीलिए इस गोश्त को मैंने किसी भी मोटे धागे से, आप सूतर से इसको अच्छे तरीके से, जितना टाइट आप इस गोश्त को बांधेंगे उतने ही इस गोश्त के रेशे नहीं खुलेंगे गलते वक्त।
आप देख सकते हैं कि मैंने इनको बहुत कस के बांध रही हूँ। इसी तरीके से टाइट बांधने से इस गोश्त के रेशे नहीं खुलेंगे और हमें जो हंटर बीफ चाहिए वही तैयार होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हंटर बीफ के मैरिनेशन में ब्राउन शुगर यानी कि गुड़ का इस्तेमाल करते हैं इसमें, उससे वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट में हंटर बीफ बर्गर या हंटर बीफ सैंडविचेस में का होता है। इस गोश्त के पीस को मैंने अच्छे तरीके से बांध दिया है और दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छे तरीके से गिरा लगा दी है। जितना टाइट बांध सकती थी मैंने इस पीस को उतना ही टाइट बांधा है। आप देख सकते हैं एक पीस बनने के बाद अब दूसरे पीस का नंबर आता है। ध्यान रखिएगा कि आप जब इसके ऊपर ये मोटा धागा या कोई सूतर या तार आप जो भी बांधना चाहें वो टाइट होनी चाहिए। अगर ये आप टाइट नहीं बांधेंगे तो आपका वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि हंटर बीफ का होता है। ये गोश्त बॉयल होते वक्त ही टूट जाता है क्योंकि हमने इसको बहुत स्लो आंच पे कुक करना है, तो इसीलिए इसको हमने अच्छे तरीके से बांध दिया है। यकीन करें कि इस गोश्त को पक जाने के बाद भी इस गोश्त को आपको काटना ही होगा, ये गोश्त नहीं टूटेगा। इसीलिए मैंने इसको, आप देख सकते हैं जितना टाइट बांध सकती थी मैंने इसको उसी तरीके से टाइट बांध लिया है। दोनों पीसेस को बांधने के बाद अब हमने इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स यानी कि सिरका और सोया सॉस का इस्तेमाल हमने करना है। और अब मैंने इसमें हाफ कप सोया सॉस और हाफ कप ही मैंने इसमें सफ़ेद सिरका यानी कि विनेगर का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं कि इस सिरके और विनेगर में ही हमने इस गोश्त को तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए मैरिनेट करके रखना है। आपने इस गोश्त को फ्रीज़ नहीं करना, आपने इसको नॉर्मल फ्रिज में रखना है और आपने 3 से 4 घंटे के बाद इसी तरीके से इसकी साइड चेंज करते रहना है। 1 से 2 दिन के बाद ही इस गोश्त में मौजूद पानी भी निकल आएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी मैरिनेशन सिर्फ 4 चीज़ों से ही मैंने की है। इसके अलावा इसमें किसी किस्म के कोई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं होना। 3 से 4 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि 3 से 4 दिन के बाद इस गोश्त में मौजूद पानी भी बाहर निकल आया है। तकरीबन 4 दिन की मैरिनेशन के बाद आप इस गोश्त की रंगत को देख सकते हैं। मैंने इसी तरीके से इस गोश्त की साइड को चेंज करते रहना है तकरीबन 10 से 12 घंटों के बाद। हंटर बीफ के मैरिनेशन को 3 से 4 दिन काफ़ी होते हैं और इसी तरीके से आपने इसकी मैरिनेशन करनी है। इसकी मैरिनेशन के बाद अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है जिसमें हमने इस गोश्त को गलाना है। इस हंटर बीफ के पीसेस को गलाने के लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। प्रेशर कुकर के अलावा आपने इस गोश्त को नहीं पकाना। और अब मैंने इसी मैरिनेशन को प्रेशर कुकर में निकाल लेना है। मैंने इस गोश्त को प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसमें किसी किस्म का पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इसको हमने हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे कुक करना है। ध्यान रखिएगा कि विसल नहीं बजनी चाहिए। तकरीबन 2 घंटे कुक हो जाने के बाद हमारा हंटर बीफ बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये आसानी से गला हुआ है ये गोश्त। मैंने इसमें किसी किस्म के पानी का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे पास जो मैरिनेशन थी हमने उसी में इस गोश्त को गलाया है, लेकिन आंच इतनी आहिस्ता थी कि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से भी गल गया है और इसका पानी भी नहीं खुश्क हुआ। आप देख सकते हैं कि अगर इस गोश्त को हमने नहीं बांधा होता तो ये गोश्त इस वक्त बिल्कुल खुल जाता। आप इसकी साइड्स देख रहे हैं कि ये गोश्त बिल्कुल गला हुआ है और ये गोश्त खुल रहा है। गोश्त को गलाने के बाद अब हमने इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे नहीं इस गोश्त को छेड़ना। ये गोश्त बहुत गला हुआ है। आप इसका कलर देख सकते हैं, इंतहाई मज़ेदार हमारा हंटर बीफ बन के तैयार हो गया है।
और आप इस हंटर बीफ को सैंडविचेस में, सैलेड में, आप इसको इसके अलावा आप इसके जैसे चाहें पीसेस बनाएं और थोड़े से बटर में फ्राई करके आप अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अब जब ये गोश्त बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद, मैं आपको इसको काट के बता रही हूँ। अगर आपने इसको गरम ही इस गोश्त को काट लिया तो ये गोश्त उस तरीके से आपसे हैंडल नहीं होगा, ये गोश्त बिल्कुल खुल जाएगा। 2 से 2.5 घंटे के बाद ही हमने इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से इसके ऊपर जो हमने धागा लपेटा था वो भी खुल गया है। और इसके बाद मैं आपको इसके बेहतरीन से पीसेस बना के बता रही हूँ। और आप इस पीसेस का इस्तेमाल बर्गर्स में, सैंडविचेस में, या आप इसको सिर्फ थोड़े से तवे पे बटर डाल के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर ये गोश्त रूम टेम्परेचर पे ना होता तो ये इस गोश्त ने खुल जाना है। ये गोश्त बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है और आप इस गोश्त की अंदर से लुक देख रहे हैं, इसके रेशे आप इसमें जुड़े हुए हैं। और ये रेशे सिर्फ इसी वजह से जुड़े हैं कि हमने इस गोश्त को अच्छे तरीके से बांध लिया था। मैं 2 से 3 पीसेस मज़ीद भी आपको करके बता रही हूँ। ये गोश्त अंदर भी बड़े मज़े का गला हुआ है और आप इसके अंदर से कलर देख सकते हैं कि हमारा एक बेहतरीन सा गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। हमारा हंटर बीफ की इस रेसिपी को आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। आजकल वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं और आप इस हंटर बीफ को अगर एक ही बार बना के स्टोर कर लें तो आप इसको किसी टाइम भी बच्चों को सैंडविचेस में, बर्गर्स में बना के इंजॉय कर सकते हैं। इस हंटर बीफ के अंदर की लुक देख रहे हैं कि इसके रेशे आप इसमें जुड़े हुए हैं। अगर आप बांधेंगे नहीं तो ये रेशे खुल जाएंगे और आपका हंटर बीफ उस तरीके से बन के तैयार नहीं होगा जिस तरह के होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे। और आप जब इस रेसिपी को फॉलो करें तो अपने कमेंट्स के ज़रिए अपने राय का ज़रूर इजहार किया करें। मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।